नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल A3 एकेडमी पर। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन चैप्टर के बारे में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की कि लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है। मैंने आपको बताया कि एकाकी व्यापार में जो लाभ हानि खाते का शेष होता है वो सीधे उस एकाकी व्यापार के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन जब हम साझेदारी पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पे जो लाभ हानि खाते का शेष होता है वो सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाते में ट्रांसफर किया जाता है। अगर लाभ होता है तो क्रेडिट साइड, अगर हानि होती है तो डेबिट साइड क्या होती है, ट्रांसफर होती है। इन बातों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। यहां पर तो किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। बच्चा, हम लोगों ने बात कर ली थी कि साझेदारी संलेख क्या होता है, उसके अभाव में लागू होने वाले नियम क्या होते हैं, साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें क्या होती है। ये सारी बातें हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप क्या होता है, क्योंकि अगर आपने प्रारूप अच्छे से पढ़ लिया तो इस चैप्टर की आधी समस्या तो इस प्रारूप के माध्यम से ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इस चैप्टर के जो भी सवाल है उसमें या तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूछेगा या तो गुडविल के क्वेश्चन है। तो गुडविल के क्वेश्चन तो अलग है, मेनली यहां पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन। तो हम लोग आज प्रारूप के बारे में ही चर्चा करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, और फिर हम लोग बात करेंगे, अगर समय देखेंगे, समय मिलेगा आज का थोड़ा सा ज्यादा भी दे देंगे तो हम लोग पूंजी खाते के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब तक यदि वीडियो को लाइक आपने नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर करने का प्रयास मत करिएगा वरना आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक आप जरूर कर सकते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, जो बातों को मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा प्रारूप उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। एग्जाम में भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप लिखिए। तो याद रखना, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस बीडी। जिस तरीके से मैं शुरुआत करूंगा आपको भी उसी तरीके से शुरुआत करना पड़ेगा। ठीक है, तभी सवाल सही होगा। जैसे कि हम लोग प्राप्ति भुगतान खाता आय व्यय खाते में पढ़ भी चुके हैं। बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी का मतलब होता है कि उस वर्ष के अंत का लाभ। सपोज दैट कुछ साझेदारी व्यापार चल रहा है, उस साझेदारी व्यापार में दो साझेदार है जिन्होंने पूंजी लगाई है, जिनको कमीशन मिलता है, वेतन मिलता है, और बाद में ये पता चला कि वर्ष के अंत में 5,000 रुपये का लाभ हुआ। वो 5,000 रुपये का लाभ कहां लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी कॉलम में लिखेंगे। अच्छा, अब यहां से आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए लाभ हानि खाते का, यदि हानि है तो बताइए कि लाभ हानि संयोजन खाते में किधर आती है। तो याद रखना, अगर हानि है तो किधर आएगी, डेबिट आएगी, और यदि लाभ है तो कहां आएगा, बोले सर क्रेडिट में आएगा। यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, बाई बैलेंस बीडी ही पहले क्यों लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी पहले इसलिए लिखेंगे कि यदि कोई भी मत, बात को ध्यान से समझना, आज कमेंट में बिल्कुल भी ध्यान मत देना, इसीलिए मैंने कमेंट का ऑप्शन समाप्त किया हुआ है, क्योंकि आपने पैसे कमेंट करने के लिए नहीं दिए हुए हैं, मुझे सुनने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, मेरी अकाउंट समझने के लिए दिए हुए हैं। तो इसलिए आप कमेंट पे बिल्कुल फोकस मत करिए। और आज का सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाकई में आपको इस चैप्टर के सवाल समझने हैं तो आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। और यदि आपने इसको समझ लिया ना तो यकीन मानो इस चैप्टर की आधी समस्या पूरी समाप्त हो जाएगी, मतलब आधी जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बाई बैलेंस बीडी हमने लिख दिया। अगर मान लो लिखा हुआ है कि पूंजी पर ब्याज देने के पश्चात, याद रखना, अगर देखो पूंजी पर ब्याज देने के पश्चात लाभ फर्म में 5,000 है तो यहां पर पूंजी पर ब्याज की गणना नहीं होगी। अगर दिया हुआ है कि आहरण पर ब्याज देने के पश्चात फर्म का लाभ इतना है तो आहरण पर ब्याज की गणना नहीं होगी। अगर दिया वेतन देने के पश्चात फर्म का लाभ इतना है तो वेतन की गणना यहां पर नहीं होगी। इसलिए मैंने आपसे क्या बोला कि पहले आपको यह मत लिखना है। अब आप सोचिए, पहले आपने यहां से करना चालू किया, पता चला आपने पूंजी पर ब्याज लिख दिया, फिर आपको पता चला कि यहां पे अंत में लाभ में तो ये लिखा हुआ था कि जो लाभ है वो पूंजी पर ब्याज देने के पश्चात था। आपको पता चला कि पूंजी पर ब्याज की तो गणना ही हमें नहीं करनी चाहिए थी, फिर आप काटोगे नहीं। बच्चे, यहां पे समस्या मैंने आपसे क्या बताया कि ये नहीं है कि आपसे चीजें बन नहीं है, समस्या यह है कि आपको किस तरीके से करना है, और जिस तरीके से करना वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां से क्या बातें स्पष्ट हो गई? पहली बात स्पष्ट हो गई कि जो बाई बैलेंस बीडी होता है वो क्या होता है, फर्म का अंतिम लाभ होता है। और अगर लाभ है तो कहां लिखेंगे, बाई में लिखेंगे, और अगर हानि है तो किधर लिखेंगे, टू में लिखेंगे, यानी क्रेडिट में, और ये डेबिट में। ये बातें तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब फिर इसके बाद यहां शुरुआत कर दिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत आराम से समझिएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। अच्छा, दो अगर साझेदार मान लेते हैं ए और बी, तो इनकी पूंजी पर क्या मिलेगा, ब्याज भी दिया जाएगा। अब देखिए पूंजी पर ब्याज की कंडीशन क्या है, बात को समझो। जैसे कि व्यापार शुरू किया ए और बी ने मिलकर के, और ए ने कितनी पूंजी लगाई, तो ए ने 10,000 रुपये की मान लो पूंजी लगाई, बी ने कितनी पूंजी लगाई, बी ने मान लो 15,000 की पूंजी लगाई। इनकी पूंजी पर मान लो 10% की दर से क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है।
10% की दर से क्या दिया जाता है, ब्याज। तो ये ब्याज ही क्या होगा, पूंजी पर ब्याज होगा। ये ब्याज ही क्या होगा, पूंजी पर ब्याज होगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है पूंजी पर ब्याज की, ये समझिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए पूंजी पर जो ब्याज होता है, बताइए जो पूंजी पर ब्याज होता है वो फर्म का हानि होता है कि लाभ होता है। तो याद रखना पूंजी पर ब्याज क्या होगा, भाई पूंजी किसने लगाई है, बोले सर साझेदारों ने लगाई है। और ब्याज इसको कौन देगा, बोले सर ब्याज फर्म देगा। तो फर्म यदि किसी की लगाई गई पूंजी पर ब्याज देगा तो फर्म के लिए क्या होगा, बोले सर सिंपल सी बात है, फर्म के लिए हानि होगी। अब देखो रट्टा मारने की आपको जरूरत है, बिल्कुल भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल समझिए, ठीक है। और यदि मैं बात करूं कि जो पूंजी पर ब्याज है वो साझेदारों के लिए क्या होगा, तो सिंपल सी बात है साझेदारों के लिए क्या होगा, लाभ होगा। साझेदारों के लिए लाभ क्यों होगा, क्योंकि साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी पर ही तो उन्हें क्या मिलेगा, बोले सर ब्याज मिलेगा। ब्याज कौन देगा, बोले सर फर्म देगा। तो ये फर्म के लिए ये ब्याज क्या होगा, बोले सर हानि, और साझेदारों के लिए क्या होगा, लाभ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पूंजी पर ब्याज साझेदारों के लिए लाभ होता है जबकि फर्म के लिए क्या होती है, हानि होती है। तीसरी बात आपको क्या याद रखना पूंजी पर ब्याज की, कि यदि मान लो कोई भी व्यापार 6 ही महीने में समाप्त हो गया, पूरे साल नहीं चलता है, तो पूंजी पर ब्याज भी कितने महीने का दिया जाएगा, 6 महीने का ही दिया जाएगा। यदि कोई व्यापार मान लीजिए 5 ही महीने चला, कितने महीने चला, 5 महीने चला, तो पूंजी पर ब्याज भी कितने महीने का दिया जाएगा, बोले सर 5 महीने के लिए ही दिया जाएगा। कितने महीने के लिए दिया जाएगा, 5 महीने के लिए ही दिया जाएगा। यहां से सर दो बातें स्पष्ट होती हैं, कौन कौन सी, पहली बात तो ये स्पष्ट होती है कि जो पूंजी पर ब्याज है वो कहां होता है, पहली बात तो डेबिट होता है। डेबिट क्यों होता है, क्योंकि हम साझेदारी फर्म का लेखा कर रहे हैं, जहां पर पूंजी पर ब्याज क्या होता है, फर्म की हानि होती है, और हानियां हमेशा किधर लिखी जाती हैं, डेबिट लिखी जाती हैं। एक तो दिमाग में अपने ये बैठा लेना। दूसरी बात, पूंजी पर ब्याज साझेदारों के लिए क्या होगा, बोले सर साझेदारों के लिए लाभ होगा। तीसरी यदि पूंजी पर ब्याज 6 महीने के लिए देना है, यानी फर्म 6 महीने में समाप्त हो जाता है, तो 6 महीने का लगाएंगे। और चौथी और सबसे अंतिम ब्याज, यदि पूंजी पर ब्याज का दर नहीं दिया हुआ है, यदि पूंजी पर ब्याज का दर नहीं दिया हुआ है, तो साझेदारी अधिनियम 1932 में धारा 13 से लगाकर 17 तक ये लिखा हुआ है कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्योंकि संलेख के अभाव में नियम हमने क्या पढ़ रखा है कि यदि पूंजी पर ब्याज का रेट नहीं दिया हुआ है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। बच्चा ये जो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को ना, वो आपको मध्य प्रदेश में किसी टीचर के द्वारा नहीं मिलेगा समझने को। बस फर्क इतना है कि आपको अपना IQ लेवल, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा मेरी बातों के, यदि आपको समझना है और गंभीरता से, क्योंकि मैंने अकाउंट कभी रटवाई नहीं है, बच्चों को हमेशा समझाई है, ठीक है। तो समझकर काम करिए, ठीक है। तो पूंजी पर ब्याज हमने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सैलरी लिख दी। क्या लिख दी, सैलरी। सैलरी का मतलब क्या होता है, वेतन। अब मान लो वेतन किसी एक व्यक्ति का हो सकता है। अच्छा, वेतन के बारे में दो बातें समझना इंपॉर्टेंट है। पहला, वेतन कहां आता है, तो बोले सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वेतन डेबिट होता है। दूसरी बात, वेतन के बारे में लिखा होगा कि वेतन प्रतिमाह है या वार्षिक है। अगर प्रतिमाह वेतन लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है आपको कि जो ए है उसे 500 रुपया प्रति माह वेतन मिलता है, बात को समझना, क्या लिखा हुआ है, प्रति माह वेतन मिलता है। या मान लो प्रति माह न लिख करके क्या लिख सकता है, मासिक लिखा हुआ है। क्या लिख सकता है, मासिक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चे कि 500 रुपया उसको प्रति माह मिलता है। तो यदि व्यापार 12 महीने का चलता है तो उसका कुल वेतन आपको कितना लिखना पड़ेगा, 6000। उसका कुल वेतन आपको कितना लिखना पड़ेगा, 6000 यहां पे लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, 6000 लिखना पड़ेगा। तो इस बातों को याद रखना, क्योंकि वहां पर अक्सर दे देगा कि एक ही सैलरी 500 रुपया प्रति माह है, और काफी सारे बच्चे यहाँ पे 500 लिख के आ जाएंगे, जबकि व्यापार तो पूरे साल का चल रहा है, तो वेतन भी उसे पूरे साल की मिलेगी। या तो लिख देगा 500 रुपया मासिक है। अब बच्चे को ये नहीं पता मासिक का मतलब क्या होता है, हालांकि आप सबको पता है, काफी सारे लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं जो हिंदू मान्यताओं को बिलोंग करते हैं, उन सबको पता है कि अगर हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी मासिक की जाती है, जो 1 माह के लिए बाद होती है, ठीक है। तो वो मासिक का मतलब है कि जो वेतन दिया हुआ है वो 1 माह का दिया हुआ है, प्रति माह मतलब 1 माह का। इन बातों को याद रखना। लेकिन यदि दिया हुआ है कि ए का वेतन 500 रुपया वार्षिक है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर कुछ नहीं करेंगे, फिर 500 ही लिख देंगे, क्योंकि ये वेतन कैसा है, ये वेतन वार्षिक है। ये वेतन कैसा है, ये वेतन वार्षिक है। बात आपको समझ में आ रही है। और एक अन्य बात क्या है, यदि मान लो फर्म के लाभ दिया हुआ है 5000 रुपया और दे दिया वेतन देने के पश्चात, यदि दे दिया वेतन देने के पश्चात, तो वेतन की गणना यहां पे नहीं करेंगे, वेतन की गणना यहां पे नहीं करेंगे। तो वेतन के बारे में हमें क्या याद रखना है, मेरी इन बातों को ना एकदम रिकॉर्ड कर लेना हमेशा। कभी आपसे ऐसा नहीं होगा कि ये चैप्टर के सवाल नहीं बने, और इसी ने जितने भी मैं पढ़ा रहा हूं। पहली बात, वेतन क्या होता है, तो वेतन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट होता है। क्यों, क्योंकि हानि होती है। सिंपल सी बात है, अगर किसी फर्म
फर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को वेतन दिया जा रहा है तो उसकी हानि ही तो हुई। दूसरी बात, वेतन में मैंने क्या बताया, यदि वेतन प्रति माह दिया है या वेतन मासिक दिया हुआ है तो वहां पे गुणा करेंगे 12 का, और यदि कोई व्यापार 6 महीने चल रहा है तो गुणे 6 का करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात, यदि वेतन के बारे में कहा गया है कि जो फर्म का लाभ था वो वेतन देने के पश्चात था तो वेतन की गणना यहां पे नहीं करेंगे, लेकिन यदि दिया हुआ है उसके पूर्व है तो इसकी गणना होगी, और यदि मान लो कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो भी इसकी गणना होगी। आपको कंडीशन क्या याद रखनी है, अगर बाद लिखा हुआ है या पश्चात लिखा हुआ है तो फिर इसकी गणना यहां पे नहीं होगी, और ना सिर्फ इसकी वरन इसकी भी गणना नहीं होगी अगर ये पश्चात दिया हुआ है तो। अगर लिख दिया पूंजी पर ब्याज देने के पश्चात फर्म का लाभ 5000 है तो याद रखना पूंजी पर ब्याज की गणना अपन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं करेंगे, अपन नहीं करेंगे, ठीक है। टू सैलरी होगी, टू सैलरी के बाद अगर बात की जाए तो टू कमीशन। अब देखो कमीशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, कमीशन का मतलब भी क्या होता है, कमीशन ही होता है। मान लो बी को कमीशन दिया जा रहा है तो इसके बारे में भी वही है कि जो कमीशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है, फर्म के द्वारा दिया जाता है, इसलिए फर्म की क्या होती है, ये हानि होती है। फर्म की क्या होती है, हानि होती है। जितने महीने की कमीशन देने की बात करेगा उतने महीने का अपन कमीशन दे देंगे, और यदि मान लो बोल दिए कि जो कमीशन है वो बिक्री पर देना है तो बिक्री लिखा होगा, तो बिक्री यहाँ कहीं नहीं लिखते हैं, लेकिन अलग से फिर क्वेश्चन में दिया होगा बिक्री 1 लाख है जिस पर 10% कमीशन है तो 1 लाख का 10% कमीशन अपन दे देंगे, या तो बोल देंगे कि फर्म का लाभ पर ही कमीशन है 10% तो फर्म के लाभ पर कमीशन दे देंगे, यहां पे अपन को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या आता है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे समझना। अब मान लो लोन किसका है, बोले सर ए का है। अब देखो यहां से दो तीन बातें स्पष्ट होती हैं। क्या, पहली बात, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसका मतलब क्या होता है भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब होता है ऋण पर ब्याज, ये बातें तो आपको समझ में आ गई। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या होता है, ऋण पर ब्याज। अब पहले तो मुझे ये बताओ ये ऋण पर ब्याज फर्म के लिए क्या होगा, ध्यान से समझो, ये ऋण पर ब्याज फर्म के लिए क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। भाई सिंपल सी बात है, ये जो ऋण पर ब्याज है वो फर्म के लिए क्या होगा, बोले सर फर्म के लिए हानि होगी। फर्म के लिए क्या होगा, बोले सर फर्म के लिए हानि होगी। क्यों, क्योंकि किसी साझेदार ने क्या, क्योंकि किसी साझेदार ने अगर फर्म को क्या दिया हुआ है, बोले सर ऋण दिया हुआ है, और उस ऋण पर यदि फर्म क्या दे रही है, ब्याज दे रही है। ये ब्याज दे कौन रहा है, बोले सर ये ब्याज दे रही है फर्म, तो फर्म का क्या होगा, बोले सर ये ब्याज हो जाएगा हानि, लेकिन इस साझेदार का क्या हो जाएगा, बोले सर इस साझेदार का हो जाएगा लाभ और इस फर्म का हो जाएगा हानि। तो यहां से क्या बात स्पष्ट हो गई, यहां से ये बात स्पष्ट हो गई कि जो ऋण पर ब्याज है वो साझेदारों का क्या कहलाता है, बोले सर वो साझेदारों का कहलाता है लाभ, लेकिन फर्म का क्या कहलाता है, हानि। क्योंकि लेखा हम फर्म का बना रहे हैं इसलिए हमने कहां पे लिखा, हानि पे लिखा। इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पे लिखा, हमने हानि पर लिखा। तो ये बातें समझ में आ गई, ऋण पर ब्याज क्या होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए जो ऋण पर ब्याज है वो साझेदारों का क्या होता है, तो लाभ होता है, लेकिन फर्म का अगर पूछ लिया जाए तो क्या होता है, बोले सर हानि होती है। ठीक है, अब एक और बात इसमें याद क्या रखना, अगर मान लो ऋण दिया गया है, समझना बात को, क्वेश्चन दिया जाएगा कि ए ने फर्म को, बात को समझना, ए ने, बहुत आराम से समझना, मैंने पहले ही बताया कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ने फर्म को जुलाई मान लो 1 जुलाई को ऋण दिया है। कब दिया है, मान लो 1 जुलाई को ऋण दिया है। अब बात को समझना जो बातें मैं बता रहा हूं, ए ने फर्म को ऋण कब दिया है, बोले सर 1 जुलाई को दिया है। अब मान लो जो खाता बंद है वो मान लो 31 दिसंबर को अगर हो रहे हैं, 31 मार्च भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, जो भी डेट दी रहेगी वही डेट अपन लिख लेंगे। मान लो 31 दिसंबर 2018 दिया हुआ है। ए ने फर्म को ऋण कब दिया है, बोले सर 1 जुलाई को दिया हुआ है। कब दिया हुआ, बोले सर 1 जुलाई को दिया हुआ है। तो इस दिए गए ऋण पर ब्याज भी मिलेगा, उसको मिलेगा कि नहीं, बोले सर बिल्कुल मिलेगा। अब ब्याज कितने महीने का मिलेगा, बोले सर 1 जुलाई को दिया तो जुलाई का ब्याज मिलेगा, अगस्त का ब्याज मिलेगा, सितंबर का ब्याज मिलेगा, अक्टूबर का ब्याज मिलेगा, नवंबर का ब्याज मिलेगा और दिसंबर का ब्याज मिलेगा। मतलब पूरे कितने महीने के ब्याज मिलेंगे, उसे 6 महीने के ब्याज मिलेंगे। कितने महीने के, 6 महीने के। अब अगर ए ने फर्म को मान लो 4000 रुपया का ऋण दिया होता, कितने महीने का, 4000 रुपया का, तो यहां अपन लिखते 4000 गुणे 6/12। अब बात को समझो, यदि रेट नहीं दिया हुआ है तो फिर क्या करते हैं, मतलब जैसे कि यहां पे मैंने बताया कि यदि पूंजी पर ब्याज का रेट नहीं दिया है तो पूंजी पर ब्याज की गणना नहीं करते हैं। तो क्या ऋण पर ब्याज का रेट नहीं दिया हुआ तो क्या ऋण पर ब्याज की गणना नहीं करते हैं, बताओ, करते हैं भाई। कल ही हमने पढ़ा था कि यदि साझेदारों के द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज का रेट नहीं दिया हुआ है तो 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। क्या लिखा था मैंने, 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। तो यहां पे हम क्या निकाल देंगे, बोले सर 2 0 से 2 0 काट दिया, 6 दूनी
12 काट दिया, 2 20 काट दिया, 20 छक्का 120, ये 120 रुपया क्या आ जाएगा? बोले सर ये 120 हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। नहीं समझ में आया सर? तो एक बार फिर से समझो, नहीं समझ में आया था। मैंने आपको क्या बताया, बहुत आराम से समझो। मैंने आपको बताया कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो फर्म की हानि होती है, जबकि साझेदारी का क्या होता है? लाभ होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो जितने महीने में दिया जाता है उसके बाद जितने महीने तक फर्म चलता है उतने महीने तक का ब्याज मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है। आप मेरे को ये बताओ, मुझे पहले सारी चीजें छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि मैंने अगर आपको सितंबर में पैसा दिया, मैंने आपको सितंबर में पैसा दिया और मैं आपसे दिसंबर में पैसे मांगूंगा, तो आप मुझे ब्याज कितने महीने का दोगे? क्या जनवरी से सितंबर तक का दोगे कि सितंबर से दिसंबर तक का दोगे? तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, हम ब्याज तो सितंबर से दिसंबर तक का देंगे। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो अगर मैंने जुलाई से दिया हुआ तो मैं जुलाई से दिसंबर तक का ब्याज लूंगा कि जनवरी से जुलाई तक? हालांकि जनवरी से जुलाई तक भी 6 महीने होते हैं, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे जुलाई 9 करके अगस्त होता तो सिंपल सी बात है फिर 5/12 होता। अगर मान लो यहाँ पे अगस्त 9 के नवंबर होता और 1 नवंबर होता तो नवंबर और दिसंबर 2/12 होता। तो अब आप समझ रहे हो। अच्छा ये 1 नवंबर और 30 नवंबर का क्या मैटर है सर? ये समझ में नहीं समझ में आ रहा। तो बात को समझो, अगर 1 नवंबर को दिया गया तो मतलब पहली तारीख को है तो पूरे नवंबर को भी काउंट करेंगे, और उस महीने की अंतिम तारीख को दिया गया तो उस महीने को काउंट नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो? अगर मान लो यहाँ पे 31 जुलाई को ऋण दिया जाता तो जुलाई को शामिल नहीं करते, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर अपन कितने महीने लगाते? 5/12 का लगाते। सर समझ गए हैं? बहुत ही सिंपल सा था कि ऋण पर ब्याज क्या होती है। बोले सर फर्म की हानि होती है, साझेदारों का लाभ होता है। ऋण पर ब्याज की दर के बारे में यदि नहीं दिया हुआ है तो संलेख के अभाव में नियम ये कहता है कि 5% की दर से इन्हें क्या दिया जाएगा? बोले सर इन्हें ब्याज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? बोले सर इन्हें ब्याज दिया जाएगा। कितना? 6% वार्षिक ब्याज की दर से। ऐसा कौन कहता है? नियम कहता है। ठीक है, आगे क्या बोला? जब जिस तारीख को ऋण दिया जाएगा उसके बाद जितने महीने तक व्यापार चलता है उतने महीने तक का ब्याज मिलेगा। और अंतिम अगर इसमें लिख देते हैं तो क्या लिख दें? ब्रोकर्स। क्या लिख दें? ब्रोकर्स। ब्रोकर्स मतलब क्या होता है? ब्रोकर्स मतलब होता है दलाली। ब्रोकर्स मतलब क्या होती है? दलाली। दलाली शब्द से आप सभी लोग परिचित हैं। दलाली शब्द का मतलब होता है कि जैसे मैं एक जमीन का व्यापार करता हूं और मैंने क्या किया कि आपकी जमीन थी, आपकी जमीन में बिकवा रहा हूं किसी थर्ड पर्सन को, तो उससे भी मैंने पैसा लिया हुआ है और आपसे भी मैंने पैसा लिया हुआ है, ये कहलाता है दलाल। सपोज दैट कि जो फर्म है, व्यापार है, उसमें एक दलाल है जो उस फर्म की वस्तुओं को ले जाकर के कहीं दूसरी जगह बेचता है और उसको ज्यादा पैसे में बेचता है, तो यहां से भी पैसे लेता है, वहां से भी पैसे लेता है। विक्रेता नहीं होता, दलाल होता है, ब्रोकर्स होता है। तो फर्म के द्वारा उन दलालों को भी क्या दिया जाता है? पैसा दिया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से क्या होता है? उस फर्म की हानि होती है। क्या होती है? फर्म की हानि होती है। तो याद रखना बच्चा, आप बहुत अच्छे तरीके से आप याद रखना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसमें इतनी सारी चीजें क्या होती हैं? इतनी सारी चीजें डेबिट होती हैं। अब अगर बात की जाए क्रेडिट की, तो क्रेडिट में एक और चीज स्पेशली क्रेडिट होती है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, तो बिल्कुल मैं बताने के लिए तैयार हूं। ठीक है, क्योंकि मैं बताने के लिए ही यहां पे आया हुआ हूं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक थोड़ा सा जटिल है, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, ओके अच्छा पहले यहां तक का क्लियर है। मैंने क्या बोला? बाई बैलेंस बीडी आपको लिखना है, आपने लिख दिया। मैंने बोला यदि बाई बैलेंस बीडी लिखते समय कोष्टक में लिखा हुआ है कि वेतन देने के पश्चात फर्म का लाभ 10,000 है तो वेतन की गणना नहीं होगी। अगर लिखा हुआ पूंजी पर ब्याज देने के पश्चात है तो उसकी गणना नहीं होगी। मतलब जिसके पश्चात होगा उसकी गणना यहां पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपन ऐसा मानते हैं कि पहले से उसमें क्या हुआ है? वो घटा हुआ है। अपन क्या मानेंगे? उसमें पहले से क्या हुआ है? घटा हुआ है। यह बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो फिर मैंने क्या बताया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, पूंजी पर ब्याज। मैंने आपको बताया पूंजी पर ब्याज साझेदारों के लिए तो लाभ होता है लेकिन फर्म के लिए हानि होती है। पूंजी पर ब्याज मैंने बताया जितने महीने का ब्याज है उतने महीने का ब्याज इसको देना पड़ेगा। मान लो अगर व्यापार 5 महीने चला तो 5 महीने का ब्याज लगेगा। अगर व्यापार मान लो 4 महीने चला तो 4 महीने का ब्याज लगेगा। तो सैलरी के बारे में मैंने क्या बताया कि वेतन जितना दिया उतना वेतन दिया जाएगा। यदि प्रति माह या मासिक है तो गुणा कर दिया जाएगा 12 का, या जितने महीने के लिए व्यापार चलता है। टू कमीशन, जिस पर कमीशन बोलेगा, बिक्री पर बोलेगा तो बिक्री दिया होगा उस पर कमीशन दे देना है, या अंतिम लाभ पर दिया हुआ तो लाभ पर कमीशन दे देना, कंडीशन देगा इस पर लाभ देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में क्या होता है? ऋण पर ब्याज फर्म की हानि होती है और साझेदारों का लाभ होता है। मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन लोन जब दिया जाता है जिस तारीख को, उसके बाद जितने महीने तक व्यापार चलता है उतने महीने तक का क्या देना पड़ता है? हमको ब्याज देना पड़ता है। और कितने % की दर से? यदि कोई भी शर्त नहीं है तो 6% वार्षिक ब्याज की दर से। ब्रोकर्स मतलब क्या होता है? दलाली। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है आहरण पर ब्याज। बहुत आराम से समझना,
आहरण पर ब्याज। अब एक चीज तो अगर जिसने थोड़ा सा भी अकाउंट को समझना चालू कर दिया उसके मन में एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर आहरण पर ब्याज जो होता है वो फर्म का क्या होता है, लाभ होता है। फर्म का क्या होता है, लाभ होता है। बहुत ही सिंपल सा, फर्म का लाभ होता है। क्यों फर्म का लाभ होता है सर? पहली बात तो इसलिए क्योंकि वो कहां लिखा हुआ, क्रेडिट में, और यदि क्रेडिट में है तो सिंपल सी बात है वो फर्म का क्या होगा, लाभ होगा, और यदि वो डेबिट में है तो फर्म का क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, लेकिन सर लाभ होगा कैसे ये भी तो समझाइए। आप में रट्टा मार के थोड़ी ना, हमें तो समझना है, बहुत आराम से समझिए। देखिए आहरण का मतलब होता है कि जब साझेदारों के द्वारा, बात को समझना, आहरण का मतलब होता है जब साझेदारों के द्वारा अपने पर्सनल, याद रखना, अपने पर्सनल यानी अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए यदि वो फर्म से क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं। यदि वो फर्म से क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं। यदि वो फर्म से क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं। जब साझेदारों के द्वारा अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए फर्म से क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं, उस ऋण पर जो ब्याज भरते हैं। अब यहां पे बताओ उस ऋण पर ब्याज भरेगा कौन? तो बोले सर उस ऋण पर ब्याज भरेंगे साझेदार, क्योंकि फर्म से ऋण किसने लिया हुआ है? बोले सर साझेदार ने। तो साझेदार जब ब्याज बनेंगे तो ये जो ब्याज हो जाएगा वो किसे मिलेगी? बोले सर फर्म को मिलेगी। तो अब बताओ ये ब्याज फर्म के लिए क्या होगी? बोले सर फर्म के लिए लाभ होगी, और साझेदार के लिए क्या होगी? बोले सर हानि होगी। बोले सर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो बात क्लियर हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? बिल्कुल बेटा, अमित सर से अगर आप अकाउंट पढ़ रहे हो ना तो यकीन मानो फिर आपको पीछे कोई भी बंदा नहीं छोड़ सकता पूरे मध्य प्रदेश में। एग्जाम जैसे भी हो, काफी सारे बच्चों का मुझे कमेंट मिला, कुछ लोगों ने, हाल ही में एक चर्चा का विषय चल रहा है कि 70 नंबर असाइनमेंट के दिए जाएंगे जो स्कूल के द्वारा दिए जाएंगे, आपको ऑनलाइन पेपर कराया जाएगा, उस पेपर के माध्यम से आपको असाइनमेंट घर पे लिखना पड़ेगा। यही चीजें जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं वही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 30% जो होगा उसका एग्जाम होगा। बच्चे एक चीज याद रखना, ये मध्य प्रदेश है, यहां पर कोई भी बातें श्योरिटी नहीं होती है। यहां पर पहले कहा गया कि कॉलेज के एग्जाम नहीं होंगे, फिर कहा गया कॉलेज के एग्जाम होंगे, फिर कहा गया नहीं होंगे, फिर कहा गया कि असाइनमेंट लिखो, SIS लिखो, फिर एग्जाम होंगे। तो आप अपनी तैयारी पे जारी रखो, यहां पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो होगा उसके बारे में आपको एथेंटिक जब चीजें मिल जाएंगी, एकदम कंफर्म जब चीजें मिल जाएंगी तो वो आपको बता दी जाएंगी। अभी तक भी रूल चल रहा था, अभी तक भी रूल था कि इस तारीख, इस अगर सोमवार को है तो सरकारी टीचर ही अपने स्कूल में पढ़ाएगा, मंगलवार को है तो ये पढ़ाएगा, 15 दिन में टेस्ट लेगा, टेस्ट का अपलोड करना पड़ेगा नेट में। लेकिन आप सबको पता है कि ये बताइए कि अगर चीजें ये हो जाएंगी कि मोबाइल के माध्यम से सभी को पढ़ाई होने लगेगी, या सरकार के माध्यम से, जो सरकारी स्कूल है मैं उनकी बात करूं, प्राइवेट स्कूल तो अपना प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से ऑनलाइन पढ़वाएंगे, तो आप बताओ कि अगर पेपर मोबाइल के थ्रू होने लगेगा, मोबाइल के थ्रू उनको पेपर मिलेगा तो इसका कितना विरोध होगा। क्योंकि आज भी गंज बसौदा, विदिशा या कुछ ऐसे, मतलब उनके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ऐसा नहीं है हर जगह, मैं सतना की बात ही कर लेता हूं, यहां पे भी जो बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे सर्वर नहीं है, वहां पे नेटवर्क नहीं है, वहां पे मोबाइल नहीं है। यहां तक कि तो बहुत सारे टीचर है जिनको ये चलाने नहीं आता है क्योंकि बहुत पहले भर्ती हुए थे। तो ये चीजें फॉलो नहीं होने वाली, आप केवल मेहनत करो, और फिर अगर फॉलो भी होती है तो आपको पढ़ना तो है ही, दिक्कत वाली क्या बात है। ठीक है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसी लीगली जानकारी प्राप्त होती है, एकदम कंफर्म होता है, चेंजेस नहीं होता, तो आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, परेशान मत हो। ठीक है, और फिलहाल जो भी होगा तो आपको तो यहाँ पे पढ़ाई जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि किताब ही नहीं आएगी, है ना, किताब तो आएगी ना, सवाल तो आएंगे ना, थ्योरी तो आएगी ना। अब या तो उसको 30 नंबर का ले या तो 70 नंबर का लिखवाए ऑनलाइन के माध्यम से, तब भी आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब लिखवाने मतलब ये नहीं कि सवाल वहां पे नहीं होंगे, समझो पूरा पेपर ही जैसे होगा वहां पे। चलो ठीक है, फिलहाल आप यहां पे फोकस करो भी पढ़ने पे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में मैंने क्या बताया, ये होता है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज फर्म के लिए लाभ होता है, कैसे होता है, साझेदार के लिए हानि होता है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एक बहुत अच्छी कंडीशन है, उस कंडीशन को समझो। देखो ऋण पर जो ब्याज होता है वो दो तरीके का हो सकता है, एक या तो ऋण पर ब्याज की दर दी होगी, बात को समझना जो चीजें मैं आपसे बता रहा हूं, एक तो ऋण पर ब्याज की दर दी होगी, बहुत एकदम शांति से सुनना, एक तो ऋण पर ब्याज की दर दी होगी, सॉरी ऋण पर ब्याज की नहीं, आहरण पर ब्याज की दर, सॉरी आहरण, एक तो आहरण पर ब्याज की दर दी होगी। ठीक है, दर दी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो आहरण पर ब्याज की दर दी होगी, और दूसरा जब आहरण पर ब्याज निकाल के दिया होगा, जब आहरण पर ब्याज निकाल के दिया होगा, जब आहरण पर ब्याज निकाल कर दिया होगा,
जब आरण पर ब्याज निकाल कर दिया होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है इस बात को समझो। देखो होगा क्या, बहुत आराम से समझना प्लीज, बहुत आराम से समझना, क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक को बस पकड़ लिया ना तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वैसे भी समाप्त हो गया। अगर आपने उस टॉपिक को समझ लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली घटना अगर आपने समझ ली ना तो बस बेटा चैप्टर यहां से क्लोज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के सवाल आपसे सारे बनेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें तो समझ में आ गई हैं। अब इस मैटर बस को समझ लो क्या होता है। देखो क्वेश्चन हो गया क्या, क्वेश्चन दिया रहेगा, अभी ध्यान समझो बहुत आराम से। क्वेश्चन दिया रहेगा कि ए और बी ने फर्म से, बात को समझो क्वेश्चन को, ए और बी ने फर्म से 500 रुपया और इसने 700 रुपये निकाले, ठीक है, 500 निकाले और 700, अगर ये निकाले हैं तो बोलेगा नहीं कि आहरण निकाले, भाई समझ जाने कि अगर फर्म से निकाला हुआ है तो क्या होगा, आहरण होगा। इतना तो कॉपी कर लोगे, समझ जाओगे जो यहां पे मैंने अभी समझा आहरण क्या होता है, ठीक है। अब आगे दे देगा कि जिस आहरणों पर, बात को समझना, आगे दे देगा कि आहरणों पर जो ब्याज है, आहरणों पर जो ब्याज है वो कितना परसेंट है, बोले सर 5% है। आहरणों पर जो ब्याज है वो कितना है, बोले सर 5% है। तो सिंपल जाता है 500 का 5% निकाल के यहां लिख देंगे, 700 का 5% निकालकर यहां लिख देंगे। तो ये बातें तो बहुत ही सिंपल सा है। ये कंडीशन पहली थी जब आहरण पर ब्याज की दर दी होगी। अब देखो एक कंडीशन और हो सकती है, जब आहरण पर 5% न लिखा हो और ये लिखा हो कि आहरण ए ने 500 निकाले और बी ने 700 निकाले, जिन पर ब्याज, बात को समझो, जिन पर जो ब्याज है वो ए के पास 10 है और बी को 20 है। इसका मतलब आहरण पर ब्याज सीधे निकाल के दे देगा, तो जो ब्याज निकाल के दे देगा अपन सीधे को उसी ब्याज को यहां पे लिख देना है। जो ब्याज निकाल कर दे देगा अपन को वही ब्याज यहां सीधे तरीके से लिख देना है। समझ गए बात को, अपन को उसी तरीके की ब्याज सीधे निकाल कर यहां पे लिख देना है जो निकाल के दिया होगा। तो दूसरी कंडीशन हो गई, लेकिन एक तीसरी भी कंडीशन होगी, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट से रखना। तीसरी कंडीशन है जब आहरण पर ब्याज की दर भी दी हो, यानी जब आहरण पर ब्याज की दर भी दी हो, बहुत आराम से बच्चे समझना, जब आहरण पर ब्याज की दर भी दी हो, जब आहरण पर ब्याज की दर भी दी हो और साथ साथ याद रखना, जब आहरण पर ब्याज की दर भी दी हो, क्या दी हो, दर भी दी हो और साथ साथ आहरण पर ब्याज निकाल के दिया है। क्या दिया है, आहरण पर ब्याज निकाल के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आहरण पर ब्याज निकाल के दिया हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, मान लो आहरण पर ब्याज की दर भी दी हुई है और मान लो आहरण पर ब्याज की दर निकाल कर भी दी गई है, यानी कि सीधे अब आपको क्वेश्चन अगर मिल गया कि आहरण 500 रुपया 700 रुपये निकाले जिन पर ब्याज 10 और 20% है और आहरण पर ब्याज का जो रेट है वो रेट दिया हुआ है मान लो 10%। अब आप क्या करोगे, रेट से निकालोगे। भाई रेट से अगर निकालोगे तो ए का ब्याज कितना निकलेगा 50, बी का कितना निकलेगा 70 और या तो 10 और 20, यानी कि कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो, बहुत आराम से सुनो, ध्यान से समझो। यदि आहरण पर ब्याज निकाल के दिया गया है तो आहरण पर ब्याज ही लिख दिया जाएगा। यदि आहरण पर ब्याज निकाल के नहीं दिया गया है, आहरण दिया हुआ आ गया है तो ब्याज की दर दी गई है तो उस ब्याज की दर से निकाल कर लिख देंगे। लेकिन यदि, फिर सुनो, यदि आहरण पर ब्याज की दर भी दी गई है और आहरण पर ब्याज निकाल के भी दिया गया है, भले उस रेट से नहीं निकाला गया है, भाई ये 10 और 20 रुपए इस रेट से कहां निकाला गया, नहीं निकाला गया ना, तब भी अपन को क्या लिखना है, 10 और 20 ही लिखना है। फिर 10 पना 50 और 10 सत्ते 70 आपको नहीं लिखना है। और लास्ट कंडीशन यह है कि यदि आहरण पर ब्याज की दर नहीं दी है, आहरण पर ब्याज निकाल के दिया है, तो आहरण पर ब्याज की गणना ही अपन नहीं करेंगे। आहरण पर ब्याज की गणना ही अपन नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ा डाउट था वो था आहरण पर ब्याज को लेकर के, जो सबसे बड़ा डाउट था वो किसको लेकर के था, वो आहरण पर ब्याज को लेकर के था। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ये डाउट एकदम क्लियर हो गया। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। एक बार फिर से ये सारा टॉपिक समझ लो, क्योंकि अगर यह आपने समझ लिया तो सिंपल सी बात है, मेरा काम बहुत ज्यादा पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन लोग, हालांकि आज कोशिश अपन ने की थी कि पूंजी खाता भी अपन को बताएं, लेकिन वो मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए कल हम लोग पूंजी खाता पढ़ेंगे और कल से हम लोग सवाल पढ़ेंगे। बस आज का मुझे समय दीजिए और याद रखना, जब से हम लोग सवाल पे कंटिन्यू रखेंगे तो आप लोगों की टाइमिंग बढ़ा दी जाएगी, मतलब क्लासेस 1 से 1.5 घंटे तक की हो सकती हैं। तो थोड़ा सा तैयार रहिएगा उस क्लासेस के लिए। अब अपन धीरे धीरे स्पीड पकड़ना चालू करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। हर चैप्टर की शुरुआत में बहुत आराम से अपन को पढ़ना पड़ता है, ज्यादा मटेरियल में आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है। आप इसके बारे में छोड़ ही दो ना, 1 महीने तक क्लास लेना। अभी तो क्लास ही कितने दिन अपन ने ली, ठीक है, ले फिर आपको पता चलेगा कि लेवल कैसा चल रहा है, ठीक है। बहुत आराम से समझो, अभी तो क्लास ही कितनी, भाई 4 से 6 क्लास ही तो अभी हुई है ना, और ऐसा लग रहा है दूसरा चैप्टर खत्म होने के चक्कर में। चलने तो दो, बताता हूं मैटर को। तो क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रारूप बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले अपन बाय बैलेंस से बीडी लिखेंगे। बाय बैलेंस से बीडी का मतलब
मतलब फर्म के अंत का लाभ, फर्म के अंत का लाभ जितना होगा वहां पे लिख देंगे। अगर किसी फर्म का लाभ किसी मद के पश्चात है, किसी मद के बाद है, उसकी गणना यहां पे नहीं करेंगे। याद रखना, उसकी मद की गणना यहां पे नहीं करेंगे। मेरी बातों को अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाना तो मां कसम एक क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा बच्चा, इसलिए बहुत आराम से ध्यान से सुनो, समझ गए? ठीक है, अब आगे बात करो। अभी तो जब हम सवाल उठाएंगे तो क्लियर ही हो जाएगा, लेकिन ये प्रारूप के माध्यम से आप समझो। फिर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की गई, यानी पूंजी पर ब्याज, हमें पता है पूंजी पर ब्याज जितने रेट से दिया होगा उतने रेट से यहां पे पूंजी पर ब्याज लगाएंगे, और जितने महीने का दिया हुआ है, मान लो अगर व्यापार 6 महीने में समाप्त हो गया तो 6 महीने का ही पूंजी पर ब्याज लगेगा। पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए हानि होता है लेकिन साझेदारों के लिए लाभ होता है। पूंजी पर ब्याज की दर यदि नहीं दी गई है तो पूंजी पर ब्याज की दर नहीं लगाएंगे। बात की जाए सैलरी की यानी वेतन की, वेतन जितने महीने का दिया होगा उतने महीने का वेतन करेंगे। अगर प्रति माह या मासिक दिया हुआ है तो 12 महीने का लगाएंगे। यदि व्यापार 6 महीने में समाप्त हो जाता है तो वेतन 6 महीने का दिया जाएगा। और यदि वेतन फर्म के लाभ देने के पश्चात है तो वेतन की गणना यहां पे अपन नहीं करेंगे, वेतन की गणना यहां पे अपन नहीं करेंगे। उसके बाद बात की जाए कमीशन की, तो कमीशन जिस पर बोलेगा वो मद देगा। मान लो बोल दिया बिक्री 1 लाख रुपया जिस पर कमीशन 10% है, तो 1 लाख का 10% अपन को क्या लिख देना है? कमीशन लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब होता है ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज फर्म के लिए हानि होती है और साझेदारों के लिए लाभ होता है। अगर ऋण पर ब्याज की दर नहीं दी हुई है तो ऋण पर ब्याज की दर 6% वार्षिक लगाएंगे। अगर ऋण पर ब्याज जब भी दिया गया, मान लो अगस्त में ऋण दिया गया है तो 5 महीने का अपन क्या लगाएंगे? वहां पे इंटरेस्ट लगाएंगे। समझ गए बात को? जितने महीने का ऋण दिया गया होगा, जितने महीने के लिए उतने महीने का ऋण पर ब्याज लगेगा। ब्रोकर जितनी भी दलाली होगी वो दलाली दी जाएगी जिस पर लिखा होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है आहरण पर ब्याज। जब कोई साझेदार अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज का मतलब होता है कि मैंने गाड़ी खरीदी और मैंने वो गाड़ी ली कहां के लिए? ऑफिस जाने के लिए नहीं ली, अपने परिवार को घुमाने के लिए गाड़ी ली हुई है, तो वो आहरण कहलाएगा। मैंने फर्म से ऋण लिया हुआ है और वो ऋण पर हमें क्या देना पड़ेगा? ब्याज। चूंकि वो ऋण पर ब्याज हम देंगे यानी कि साझेदार, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा? वो लाभ हो जाएगा। इसीलिए वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के कहां जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ऋण पर आहरण पर जो ब्याज होता है, बात को मैं आहरण पर ब्याज बोल रहा हूं, कहीं मेरे ऋण पर ब्याज निकल जाता है, मैं भी आहरण पर ब्याज की बात कर रहा हूं। अगर आहरण पर ब्याज की दर दी है तो जितनी दर दी है उस दर से निकाल करके अपन वहां पे लिख देंगे। यदि आहरण पर ब्याज की दर नहीं दी हुई है और आहरण पर ब्याज निकाल के दिया हुआ है तो जितना निकाल के दिया हुआ है वो रकम को निकाल कर लिख देंगे। लेकिन एक और कंडीशन हो सकती है, जब आहरण पर ब्याज की दर निकाल के भी दिया हो और आहरण पर ब्याज का दर भी दिया हो। ये सारी बातें जो मैं बोला हूं नोट कर करके लिख लिया करना, ठीक है? जब आहरण पर ब्याज की दर भी दी हो और जब आहरण पर ब्याज निकाल के भी दिया हो तो वहां पर आहरण पर ब्याज जो निकाल के दिया हुआ है वो अपन यहां लिखेंगे, दर से मतलब नहीं है। और यदि आहरण बस दिया हुआ है और आहरण पर ब्याज ही नहीं दिया हुआ है, न ब्याज की दर दी हुई है, तो आहरण पर ब्याज की गणना ही नहीं करेंगे। ओके, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? एक बार आप लोग इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा इस वीडियो को, और स्लो करके भी देख सकते हैं। वॉल्यूम धीमे भी हो सकती है, वॉल्यूम धीरे धीरे भी हो सकती है, वॉल्यूमों को बढ़ा के भी किया जा सकता है। ये कोई भी समस्या नहीं है, सारी सुविधा यूट्यूब के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की बातें मुलाकातें बच्चे यहीं पे हमारी समाप्त होती हैं। बाकी बातें मुलाकातें हमारे आपसे कल होंगी, तो कल फिर मिलते हैं हम लोग इसी समय पे, इसी टाइम पे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।